नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी पर मझगार में सरकार राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं बनी बात। फ्लिपकार्ट की सब्सिडियरी मिंत्रा ने जबोंग को खरीदा। मिंत्रा ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में 2020 तक 5 करोड़ ग्राहक बनाने का जताया भरोसा। खराब नतीजों ने बाजार का बिगाड़ा मूड। निफ्टी 8,600 के नीचे फिसला। फार्मा, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही हावी। फोर्ब्स इंडिया में दिखा सुपर 50 का दम, लेकिन हम आपको बताएंगे शानदार रिटर्न देने वाली 10 बड़ी कंपनी। अरबपतियों की बढ़ रही है देश में तादाद। 2020 तक जर्मनी, यूके को पीछे छोड़ेगा भारत। कोटक महिंद्रा की दिलचस्प रिपोर्ट। मर्सिडीज ने लॉन्च की पावर पैक कार मर्सिडीज SLC 43 AMG, लेकिन कार के लिए कम से कम खर्च करने होंगे 77.5 लाख रुपए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जीएसटी के मसले पर कांग्रेस हर तरफ से अब घिरती नजर आ रही है। आज वित्त मंत्री जेटली की कांग्रेस के साथ जीएसटी पर अहम बैठक होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई। अलबत्ता राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जेटली की बैठक हुई और संकेत यही मिले कि ज्यादातर राज्य ज्यादातर मुद्दों पर सहमत हैं। बस दोहरे नियंत्रण और इंटरस्टेट टैक्स पर कुछ गिले शिकवे हैं जो दूर कर लिए जाएंगे। इस बैठक के बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बड़ी गर्मजोशी से बयान दिए। 1.5 करोड़ और नीचे जो लोगों के टर्नओवर है, उनके ऊपर बोथ स्टेट एंड सेंटर हावी ना हो जाए। जैसे उनके ऊपर इंस्पेक्टर राज न थोपा जाए। हर राज्यों ने एग्री किया है, कंसेंसस दिया है हमारे वित्त मंत्री को, यूनियन वित्त मंत्री को, कि इस मामले में केवल स्टेट के अधिकार रहनी चाहिए। 90% यूनानिमिटी आया था। 90% यूनानिमिटी या 10% यूनानिमिटी नहीं है। हाँ, और 1-2 बार मीटिंग करना जरूरी है। सर, जो जिसमें नहीं है वो क्या क्या इशू है सर? मगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करने का सब एक्सेप्ट किया है। इसका अपोज हुआ अंदर 1% का, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो अभी चर्चा चली है, अभी कब तक चर्चा चलती है, कब तक ये मीटिंग होती है, कब तक डिसाइड होता है, उसके बाद देखते हैं क्या 1% लगता है या नहीं लगता है। अच्छा सर, इसके अलावा मैं तो हिमाचल की बात करना चाहूंगा। हिमाचल सहमत है। टोटल सभी राज्य यहां पर सहमत दिखाई दे रहे हैं जीएसटी पर। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर जीएसटी के मुद्दे पर अड़ंगा लगा रही है। कोई न कोई बहाना करके देश के विकास के और देश की तरक्की के और देश के प्रोग्रेस पे पलीता लगाने का ये षड्यंत्र है। क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि उसने अपने पूरे शासनकाल में कुछ नहीं किया सिवाय करप्शन के, इसलिए जो है वो हम किसी और को कुछ करने देंगे नहीं। और इसी वजह से एक के बाद एक ये चीजें हो रही। हमारी अभी भी कांग्रेस से अपील है कि उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और जो कुछ भी उन्होंने इस तरह से देश के विकास को रोकने का पाप किया है उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। इस मामले पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, आज की बैठक के बाद अब देश क्या समझे? क्या एक टैक्स के करीब हुआ है या दूर? केंद्र सरकार इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए शुरू में आप चलकर इस टर्नओवर को एक लिमिट बना दें कि इससे कम वाले जो कारोबारी होंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के जो टैक्स प्रशासन है वो नियंत्रण करेगा। क्योंकि छोटे कारोबारी होते हैं उन पर दोहरा नियंत्रण होगा तो दिक्कत होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। हो सकता है कि टर्नओवर के लिमिट को थोड़ा सा और कम कर दे केंद्र सरकार अपनी दबाव बना करके। और दूसरी जो चीज थी, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन 1% जो टैक्स लगाने की बात थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाएगा तो 1% का टैक्स लगेगा। इस पर भी राज्य कमोबेश एकमत है। कंज्यूमर वाले जो राज्य हैं इसको हटा दिया जाए। कांग्रेस की भी डिमांड थी, सरकार भी इस पर नरम है, ये भी हटा सकती है। लेकिन इस बैठक से एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये है कि सभी राज्य इस बात पर एकमत है कि जीएसटी जल्द से जल्द लागू किया जाए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो राज्य सरकारों की बैठक थी और बात निकल कर आई है वो कांग्रेस के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है कि जीएसटी बिल पर सरकार को सहयोग दे। शुक्रिया लक्ष्मण। और अब रुक करेंगे एक बड़ी बिजनेस डील का। फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन फैशन रिटेलर
सब्सिडियरी मिंत्रा ने अपनी कॉम्पिटिटर जबोंग को $7 करोड़ यानी करीब 471 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील के बाद मिंत्रा देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन रिटेल कंपनी बन जाएगी। वैसे जबोंग को खरीदने के लिए फ्यूचर ग्रुप, स्नैपडील, आदित्य बिरला की अबॉव समेत कई कंपनियां लाइन में थी, लेकिन आखिरकार ये डील मिंत्रा के हाथ लगी है। पिछले 1-2 साल से कंपनी यानी जबोंग की हालत कुछ अच्छी नहीं है और इसका घाटा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में जबोंग के टॉप मैनेजमेंट से भी कई लोग कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। मिंत्रा के सीईओ अनंत नारायण का कहना है कि मिंत्रा और जबोंग के बीच इस डील से ग्राहकों को अब ज्यादा फायदा मिलेगा। We are only focused eventually on the consumer because I believe if you can give the consumer better choice, ये बहुत brands का choice है, international brands है, private brands है, so if we can give them more choice, that will be great. The user interfaces we are not planning to change. I think Jabong will have a separate identity, Myntra will have a separate identity, and so customers will get more choice from brands, more private brands, and I think a better shopping experience. और अब आपके एक दिलचस्प खबर। भारत दुनिया का 5वां देश बन गया जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। इनके पास 319 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके साथ ही अरबपतियों के मामले में साल 2020 तक भारत, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देगा। ये दिलचस्प जानकारियां सामने आई है कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत में अरबपतियों की संख्या 1.46 लाख है, जो 2021 तक बढ़कर करीब 2,94,000 हो जाएगी। वहीं देश के 55% से ज्यादा अरबपति मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में रहते हैं, तो करीब 23% टियर 2 और टियर 3 में रहते हैं। इस रिपोर्ट में और क्या खास है, मेरे साथ कोटक महिंद्रा बैंक के ज्वाइंट एमडी दीपक गुप्ता। तो दीपक जी, सबसे दिलचस्प बात आपकी रिपोर्ट से क्या निकल कर आती है जब आपने इतने सारे अरबपतियों का अध्ययन किया? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, UHNI जिनको बोलते हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग मतलब ऐसे सेक्टर में जैसे समझ लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस है, या अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है, या सोलर एनर्जी है, या विंड एनर्जी है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल बेनिफिट और कमर्शियल बेनिफिट दोनों मिल जाते हैं उसमें। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे सेक्टर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आजकल। दूसरा, ट्रेडिशनली हम लोग सोचते हैं कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 35, 40, 45 साल के ऊपर हैं जब पैसे आ जाते हैं, और ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते रियली। पर क्या हम देख रहे हैं कि ये लोग भी आजकल डिजिटल है, टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल वेयरेबल डिवाइसेस जैसे फिटबिट आपने सुना होगा, बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में और ऐसे चीजों में। दीपक जी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपकी रिपोर्ट से देखने को मिलता है वो है कि ये जो HNIs हैं आपके, ये अभी भी रियल एस्टेट में भारी निवेश करते हैं, जबकि रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये तो एक प्रश्न है ही, और साथ में अगर आप बता पाएं कि दूसरे कौन से उनके पसंदीदा निवेश के क्षेत्र हैं। रियल एस्टेट पॉपुलर इमीडिएटली हो गया ऐसी बात नहीं है, ट्रेडिशनली पॉपुलर रहा है। बेसिकली रियल एस्टेट का एडवांटेज क्या होता है, एक तो हार्ड कुछ होता है, हार्ड ब्रिक एंड मॉर्टर जगह होती है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है, इसलिए समझने में इजी होती है कि भाई लगता है भाई कंफर्ट है, भाई यहाँ कुछ है मेरे पास। दूसरा, रियल एस्टेट ऐसी चीज है जिसमें हर एक आदमी थोड़ा बहुत जानकारी रखता है कि हाँ ये अच्छी जगह है, ये ठीक नहीं है, ये आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये लैंड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए उस हिसाब से इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। कॉम्बिनेशन की वजह से रियल एस्टेट हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर नीचे होता भी रहता है, फिर भी आदमी थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट रखता है उसमें। जी दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देश में अरबपति तेजी से बढ़ रहे हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि यूके, जर्मनी जैसे देशों को हम पीछे छोड़ देने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और ऐसी जगह की जहां से भी काफी लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलता है। बात है बाजार की, क्योंकि कल की तूफानी तेजी के बाद शेयर बाजार में आज हमने देखा कि बिकवाली हावी हो गई। दिन के ज्यादातर समय बाजार एक छोटे दायरे में रहा, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार पर बिकवाली हावी रही और निफ्टी 8,600 के नीचे फिसल गया। फार्मा और ऑटो शेयरों की बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। वहीं सरकारी और निजी बैंकों के शेयर्स में भी आज मुनाफा वसूली रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 118 पॉइंट और निफ्टी 45 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए हैं।
मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन का मानना है कि सरकारी बैंकों और टू व्हीलर सेक्टर्स में निवेश फायदेमंद रहने वाला है। पैसे और आएंगे तो ग्रोथ आना फिर से पॉसिबल है, और अगर आरबीआई ने थोड़ा सा पुश कम कर दिया कि आपको एनपीए पूरा क्लीन अप करना जरूरी है, और या इसके साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आना शुरू हुआ और एनपीए जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो गए, तो दोनों मामलों से यहां सर अगर आप 3 साल का व्यू लेके चलें तो संभावना काफी हाई है कि ये एक क्षेत्र है जहां से आपको पैसे बन सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी मारुति और टू व्हीलर्स की कंपनी जो है उसमें सबसे ज्यादा डिमांड ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। और इधर नतीजों के मामले में आज का दिन देखें तो मिला जुला रहा। जहां डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे काफी निराशाजनक रहे, वहीं मारुति और अंबुजा सीमेंट के नतीजे अनुमान पर खरे उतरे हैं। मारुति का 268 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 1486 करोड़ का यहां पर रहा, जबकि आय मुनाफे की हम बात कर रहे थे, जबकि आय 13,425 करोड़ से बढ़कर 14,927 करोड़ पर पहुंच गई है। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे बेहद कमजोर रहे। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 77% घट गया है और 153 करोड़ रुपए पर आ गया है। कंपनी के मुनाफे का अनुमान 457 करोड़ रुपए का था। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रेड्डीज की आय भी 14% गिरी है और ये 3,223 करोड़ रुपए पर रह गई है। हालांकि अंबुजा सीमेंट के नतीजे आज कुछ बेहतर देखने को मिले। कंपनी का मुनाफा 399 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 400 करोड़ रुपए रहा है, जबकि आय 2,508 करोड़ से बढ़कर 2,561 करोड़ पर पहुंच गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि शेयर बाजार भी एक ऐसी जगह है जहां से काफी लोग पैसा कमाते हैं। तो किस कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने शेयर धारकों को दिया है 900% से ज्यादा का रिटर्न? फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने देश की ऐसी 50 बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट जारी की है। अब आपको सीएनबीसी आवाज बता रहा है कि शेयर धारकों को रिटर्न के हिसाब से इन 50 कंपनियों में टॉप 10 कौन सी हैं जो वो चुन सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, किस कंपनी ने 900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और बाकी 9 कंपनियां कौन सी? टीवीएस मोटर ऐसी पहली कंपनी है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया और 900% से ज्यादा कंपनी रिटर्न देने वाली कंपनी बनी। और यहां पे अगर आप CAGR भी देखें, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो कंपनी का अपना ग्रोथ रेट करीब 15% के आसपास रहा। ये पायदान में पहले नंबर पर आती है। दूसरे अगर आप देखें अरविंद फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है, इसने भी करीब 900% के आसपास का ही रिटर्न दिया है और इसका अपना CAGR करीब 33 का, यानी कि हर साल ये 33% की दर से इसकी सेल्स बढ़ रही है। तीसरी कंपनी एक और फार्मा की हुआ है अजंता फार्मा, जहां पे 700% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे आते हुए दिखा। आयशर मोटर चौथी ऐसी कंपनी है जिसने करीब 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया और इसका अपना CAGR करीब 23% के आसपास, यानी कि हर साल 23% की ग्रोथ इसने दिखाई। बजाज फाइनेंस सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी, ये 5वें पायदान पे आई है जिसने 500% से ज्यादा का रिटर्न दिया सिर्फ 3 साल के अंदर। एलेम्बिक फार्मा एक और फार्मा दिग्गज है, इसने 450% का रिटर्न देके ये 6ठे पायदान पे पहुंची। इसकी अपनी ग्रोथ करीब 27% की हर साल रही है। राजेश एक्सपोर्ट एक शानदार कंपनी, यहां पे भी 400% का ग्रोथ यहां पे भी आते हुए दिखी है। उसकी अपनी ग्रोथ अगर आप देखेंगे सेल्स के, वो करीब 74% की हर साल सेल्स में इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई। 8वें नंबर पे ब्रिटानिया पहुंची है जिसका रिटर्न करीब 400% से ज्यादा का है 3 साल में। इसके अलावा वेबको भी करीब देखें तो 350% का रिटर्न देने में कामयाब रही, 9वीं पायदान पे पहुंची। और 10वीं आखिरी कंपनी भारत फोर्ज, यहां पर भी परसेंट के हिसाब से करीब आपको 300% से ज्यादा का रिटर्न मिला है और खुद इसकी अपनी ग्रोथ हर साल 14% की सेल्स के हिसाब से रही है। तो आपकी इन लिस्ट को देख के लगता है कि फार्मा कंपनियां ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दे रही, क्योंकि आधे से ज्यादा नाम फार्मा से जुड़े हैं। बहरहाल इन कंपनियों को किस आधार पर चुना गया है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये रही कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी का जो मार्केट कैप वो 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। ये पहली कंडीशन थी जो कि रखी गई है। दूसरी कंडीशन है कि इसमें कोई भी सरकारी यानी कि PSUs कंपनी नहीं शामिल की गई है जब इन कंपनी का चयन किया गया। तीसरा था इसमें सेल्स और साथ ही साथ रिटर्न देखा गया है कि सेल्स के पैमाने पर कितनी ग्रोथ आई है और रिटर्न के पैमाने पर कितनी ग्रोथ है। तीसरा ऐसा चीज थी जिसको नोटिस की गई। चौथा है कि 3 साल में शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिला है, वो भी हमने इस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जब स्टडी किया तो पता लगा ये भी एक मापदंड रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जिसको ROE बोलते हैं, कि आपने इक्विटी भी आपको कितना रिटर्न मिला, ये 5वां ऐसा मापदंड था जो इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इन शेयरों के चयन करते समय रखा गया। डिम्पी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और दर्शकों को भी बता दें कि forbesindia.com पर लॉग इन करके आप ये लीड स्टोरी की पूरी डिटेल वहां पर देख सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपग्रहों और उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम से जुड़े एक समझौते को रद्द करने के मामले में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने भारत के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। ऐसे में भारत सरकार को करीब 67 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। दरअसल इसरो के तहत काम करने वाली
एंट्रिक्स ने देवास मल्टीमीडिया के साथ जनवरी 2005 में एक डील की थी। डील के तहत 2 सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने थे। इन सैटेलाइट्स पर स्पेक्ट्रम कैपेसिटी को लीज पर देना था, लेकिन स्लॉट और फ्रीक्वेंसी ना मिलने से फरवरी 2011 में डील को खत्म कर दिया गया। इसके बाद देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में केस फाइल करके मुआवजा मांगा था। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए देवास ने कहा कि वो भारत सरकार से मुआवजा लेने की कोशिश करेगी। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि मामले के सेटलमेंट पर भारत सरकार से बातचीत के लिए वो तैयार है। हालांकि अभी तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। वहीं वेरिजॉन ने भी इस मामले में सेटलमेंट का संकेत देते हुए कहा कि वो भारत सरकार के साथ सभी लंबित मामलों को बेहतर ढंग से सुलझाना चाहती है। चलिए, यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए देश के हर सरकारी कर्मचारी के लिए एक सबसे बड़ी और अहम खबर। नाकार और आलसी केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल सरकार प्रमोशन नहीं देगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केवल प्रमोशन उन्हीं को मिलेगा जिनके काम का स्तर गुड नहीं बल्कि वेरी गुड होगा। वित्त मंत्रालय ने ये सारी चीजें 7वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में स्पष्ट की हैं। सरकार का कहना है कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम सभी कर्मचारियों पर लागू रहेगी, यानी 10 साल, 20 साल और 30 साल में कर्मचारियों का रिव्यू होगा और उसी के आधार पर उन्हें प्रमोशन दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदारों के हाथ मजबूत करने वाले रियल एस्टेट कानून को महाराष्ट्र में लागू करने का काम तेज हो गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस कानून को अगले 2 महीने में कुछ और नए नियमों के साथ लागू कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी बल्कि घर के खरीदारों के हित भी सुरक्षित होंगे। प्रॉपर्टी बायर लंबे समय से जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो महाराष्ट्र में बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को हरी झंडी मिलने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार इसमें राज्य की जरूरत के मुताबिक बदलाव कर अगले 2 महीने में लागू करने जा रही है। इन बदलावों पर राज्य का कानून मंत्रालय विचार कर रहा है। जो विकासक हैं उनको रेगुलेटरी बिल के माध्यम से अपना काम को उसको फ्रेमवर्क में लाना होगा और जो ग्राहक है परचेसर्स उसके लिए रेगुलेटरी बिल एक बहुत बड़ा आधार बनेगा, जिसके कारण उनकी कहीं पर भी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उसकी फसौनुक नहीं होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों की भरमार है। तय समय पर घर ना देने, किए हुए वादे पूरे ना करने या मनमाने तरीके से घर की कीमत बढ़ा देने जैसी शिकायतें बिल्कुल आम हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में पहले भी अशोक चव्हाण सरकार ने इस बिल को लागू करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन बिल्डरों की लॉबी के दबाव में ये काम अधूरा रह गया। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार इस कानून को सजा और जुर्माने के सख्त प्रावधानों के साथ लागू करने का मन बना चुकी है। रौनक कुकड़े, मुंबई। डेवलपर्स महाराष्ट्र में रियल एस्टेट रेगुलेटर के आने का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्हें चिंता भी है कि 70% पैसे अलग अकाउंट में रखने वाला नियम चालू प्रोजेक्ट्स पर किस तरह लागू किया जाएगा, इसे लेकर सफाई आनी चाहिए। डेवलपर्स की तरफ से एक डेफिनेटली ये हो जाएगा कि उनको एक ध्यान रखना है कि वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर दें, लेकिन एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी बात रहती है वो है फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज 70% जो पैसे इंपाउंड करेंगे उनको जो रिलीज करने की मैकेनिज्म फॉर द पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का जो तरीका है काम करने का वो उस हिसाब से नहीं चलता है। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू गो फ्रॉम द करंट स्टेट जैसे आज काम हो रहा है टू द फ्यूचर स्टेट। नए प्रोजेक्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी पर अगर उन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया तो आई थिंक जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वहां भी सीमलेसली और स्मूथली वहां भी डेवलपर को ना कंज्यूमर को उसमें कोई मुश्किल आएगी। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि रेगुलेटर बिल में मौजूदा प्रोजेक्ट के लिए नियम साफ होने चाहिए।
अगर हम जल्दी जल्दी लेके आए और उसमें कंफ्यूजन पड़ा रहे तो मैं वो बोलूंगा कि वो भी बराबर नहीं होगा। एक बार लाने से पहले बहुत जरूरी है कि हम एक सब तरीके से सारे सिनेरियो की एनालिसिस कर लें और उसका इम्पैक्ट समझ लें और उसके बाद उसको जो है लेके आए, जिसके रूल्स हैं जो वो फिर परमानेंट हों। लाने के बाद उसमें फिर से मॉडिफिकेशन और चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगली खबर भी महाराष्ट्र है। क्या मुंबई में बिजली की कीमतें कम होने वाली हैं? बिजली की निजी कंपनियों की आनाकानी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों की खातों की जांच सीएजी से कराने का ऐलान किया है। इस बारे में महाराष्ट्र के बिजली मंत्री से बात की हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े ने। सर, क्या वजह है कि ऑडिट करने तक की नौबत आ गई और जो मांगनी आशीष शेलार ने की है उसका क्या वजह है? जब कोई प्राइवेट कंपनी बिजली सप्लाई करती है, उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कितने रुपए का किया है, उसका ऑडिट आता है। लेकिन सरकारी ऑडिट होना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। माननीय आशीष शेलार जी का कहना शासन ने मान्य कर लिया है और रिलायंस टाटा का, दोनों कंपनी का सीएजी का ऑडिट सरकार करेगी, ये घोषणा मैंने की है आज हाउस में और इसकी जल्दी से आदेश निकाला जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन के पिछले 25 साल बर्बाद किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना 25 साल पहले की जरूरत थी, लेकिन इससे शिवसेना को नुकसान ही उठाना पड़ा। बिना गठबंधन शिवसेना अगर लड़ती तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। इतना ही नहीं, उद्धव ने बीजेपी को यह चेतावनी भी दी कि अगर सत्ता का इस्तेमाल शिवसेना को कमजोर करने के लिए किया जाएगा तो वह सरकार के से समर्थन वापस ले लेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि बीजेपी अगर महानगर पालिका चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहती है तो शिवसेना भी उसके लिए तैयार है। मुंबई में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। ट्रेनें लेट चल रही है और कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर भी भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहां पर आपको याद होगा कि आज से ठीक 11 साल पहले आज के दिन मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। 26 जुलाई 2005 को ऐसी बारिश हुई थी जिसने कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। आधी मुंबई पानी में तैर गई थी। 26 जुलाई को शुरू हुई बारिश अगले दिन तक लगातार जारी रही। आफत की इस बारिश में कई जानें भी गई थी। विदेशों में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर फ्रांस से है जबकि दूसरी जापान से। फ्रांस की पुलिस के मुताबिक उत्तरी फ्रांस के नॉर्मेंडी में आज 2 हमलावरों ने एक चर्च में लोगों को बंधक बना लिया था। हालांकि पुलिस कार्रवाई में मारे जाने से पहले हमलावरों ने बंधक बनाए गए एक पादरी की गला काटकर हत्या भी कर दी। वहीं दूसरी घटना जापान में हुई जहां एक सिरफिरे ने मानसिक रूप से बीमार मरीजों के सेंटर पर हमला कर दिया। इसमें 19 लोगों की जान चली गई और 25 अभी भी घायल हैं। आरोपी पहले इसी सेंटर में काम करता था। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर जुर्म कबूल भी कर लिया है। आज देश में मर्सिडीज AMG SLC 43 लॉन्च कर दी गई है। शानदार मर्सिडीज का काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। मर्सिडीज ने SLC कार में थोड़ा परिवर्तन कर इसे नए नाम के साथ बाजार में उतारा है। कार में बदलाव की बात करें तो इसकी हेडलाइट्स में अच्छा खासा बदलाव है। हालांकि नुकीले बोनट और डायमंड ग्रिल्स पुराने मॉडल्स की तरह ही है। वहीं इसकी बैक साइड में नए लैंप और बम्पर भी लगाए गए हैं। रफ्तार की बात करें तो ये महज 5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी अधिकतम स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। कार कई रंगों में उपलब्ध होगी और इस शानदार मर्सिडीज की कीमत भी सुन लीजिए 77,50,000 रुपए। अमेजॉन से मंगाए गए कई प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अब आपको एक दिन के भीतर ही मिल जाएगी और इसके लिए अमेजॉन ने अपनी सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस अमेजॉन प्राइम को भारत में लॉन्च कर दिया। वैसे एक दिन की डिलीवरी आपको अभी भी मिलती है, लेकिन इस सर्विस के ग्राहक बनने के बाद उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। इस सर्विस के लिए ग्राहकों को 499 रुपए सालाना का एक मुश्त फीस भरनी होगी। फिलहाल अमेजॉन की यह सर्विस भारत के 20 शहरों में मिलेगी। हालांकि जो भी ग्राहक इस सर्विस को लेगा उसे कई एक्सक्लूसिव डील्स भी मिलेंगी। इसके अलावा कंपनी अमेजॉन प्राइम वीडियो सर्विस भी भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स की तरह अपने स्मार्टफोन पर देसी विदेशी एक्सक्लूसिव टीवी सीरीज और फिल्में देखने को मिल जाएंगी। और आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।